हमारे दलित व पिछड़ा के जितने भी राजनेता हैं, राजनेता नहीं मैं कहूँगा, जितने भी एमपी और एमएलए हैं, इन राजनेताओं के नीचे अपने समाजों को बेच रहे हैं। हमारे जितने एमपी एमएलए हैं वो अपनी अगली टिकट की भूख में अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व छोड़ करके जनता को लुटवा देते हैं और मुट्ठी भर लोग इस देश को लूट रहे हैं। 55 साल जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस देश को दोनों हाथों से लूटा, उसी प्रकार से मौजूदा सरकार वो 55 साल का गैप 6 साल में ही पूरा कर देना चाहती है कि जितना तुमने 55 साल में लूटा उतना हम 6 साल में लूट के बराबर कर देंगे। बीजेपी वाले कांग्रेस को कहा करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। क्या बीजेपी ने कर दी? यही बात है, कांग्रेस वाले आज बीजेपी को पूछ रहे हैं। ये आंदोलन किसानों का कम, राजनीतिक दलों का ज़्यादा है। अगर वाकई ये गिद्ध राजनीतिक दलों के रूप से इनसे परे हट जाएं तो किसान को कोई चीट नहीं कर सकता। आपने अध्यादेशों को पढ़ा सर, तीनों अध्यादेशों को? मैंने सारा। या 3 बातें कोई भी आप बता दीजिए, 3 बातें कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं। किसान की बुरी हालत है। 20 एकड़ का किसान भी अपने घर को नहीं बना सकता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्या सरकार अंधी है जो किसान की आमदनी 2 गुना करने के लिए चली थी? राजकुमार सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं। जाट नॉन जाट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आपने जब भी, मैं आपके भाषणों को सुनता था, आप उस जाति का नाम ना लेकर के आप कहते थे कि उन्होंने हमारे हक छीने हैं। कौन लोग हैं वो सर? ये मेरे हाथ में सबूत हैं जी। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर कौन? 5 मुख्यमंत्री कौन कौन? भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी। एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल अपने आप को नॉन जाट साबित करता था। अगर उसके पिता की फर्द निकाली जाए, अगर उसमें उसकी कौम चौधरियों से नहीं है तो हम मान लेंगे कि वे भजनलाल सही था। 55, 56, 57% अलग अलग विभागों के अंदर एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने 10% हिस्से के बदले में जनसंख्या 10% बताते हैं, 25 से 30%, और 10% लोगों का हिस्सा 10% होना चाहिए था, ना कि 50 से 55% होना चाहिए था। बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, तो क्या राजकुमार सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। मैं बीजेपी को गिरा नहीं सकता, कांग्रेस की सरकार बना नहीं सकता। सीट अगर जीत गया तो सारा के कपड़े उतरवा दूंगा विधानसभा में, एक कागज लहरा लहरा करके कि आप श्वेत पत्र जारी करो, भाषण बाद में देना। नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले राजकुमार सैनी आज हमारे साथ हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और कुरुक्षेत्र से पूर्व में सांसद भी रहे हैं। आज हम इनसे हरियाणा की राजनीति के बारे में खास बातचीत करेंगे और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। राजकुमार सैनी जी, आपका स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार। आप पंचायत से लेकर के सरपंच पद से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफ़र आपने तय किया। इस लंबे दौर के अंदर आपको देश की राजनीति के अंदर क्या खास लगा और क्या गलत लगा? देश के अंदर प्रजातंत्र का सिर्फ ढिंढोरा है। मुझे नहीं लगा कि जिन लोगों के ऊपर देश की जंगे आज़ादी में, जो इस देश में 2 भारत हैं, एक 25% लोगों का भारत है और एक 75% लोगों का भारत है। जो लोग 25% अंग्रेज़ों से ऊपरले लोग आज़ाद हुए थे, बड़े बड़े लोग, उनके जो गुलाम हैं अभी वो उसी तरह से उसी हाशिए पे खड़े हैं। और ये भी मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि आज पूरी राजनीति भी उन्हीं परिवारों के आगे बौनी है। जो लोग उनको 1 बाय 1 करके, कभी पार्टी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इन लोग, कभी दूसरी पार्टियां, ये लोग सत्ता में दूसरे लोगों को, निचले तबके के लोगों का अगर कोई नेता छोटा बड़ा कोई ऊपर आ भी गया, उसे ठहरने नहीं दिया। हमारे दलित व पिछड़ा के जितने भी राजनेता हैं, राजनेता नहीं मैं कहूँगा, जितने भी एमपी और एमएलए हैं, इन राजनेताओं के नीचे अपने समाजों को बेच रहे हैं। मैं इस बारे में इसलिए कहता हूँ कि मैंने गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के बीच में एमएलए रहा और मंत्री रहा 2 सरकारों में, और फिर एमपी भी रहा। हमारा व्यक्ति अगर ऊपरले लोगों को किसी के रोजगार के हिस्से या किसी की नौकरी या बदली अदली के लिए कोई सिफारिश करता है तो उसे प्रताड़ित कर दिया जाता है कि आप गांव में पंच नहीं बन सकते, हमने टिकट दे दी, एमएलए बन गया। जी।
या एमपी बन गया, जी। फिर वो इतने में ही खूब खा करके बैठ जाता है कि कहीं अगली टिकट ना कट जाए। हमारे जितने एमपी एमएलए हैं वो अपनी अगली टिकट की भूख में अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व छोड़ करके जनता को लुटवा देते हैं और मुट्ठी भर लोग इस देश को लूट रहे हैं। जी। इसलिए मुझे इस बात का पूरा अनुभव हुआ कि जब तक इस दलित और पिछड़ा, जिसके ऊपर 5 लोगों पे भाषण हो रहा है, किसानों पे, मजदूरों पे, बेरोजगारों पे, दलितों पे और पिछड़ों पे, अपर कास्टों पे कोई भाषण नहीं हो रहा। भाषण इन 5 लोगों पे हो रहा है और इन्हीं की हालात इतनी ज़्यादा दर बदर है कि ये लोग आज अपनी किसान आत्महत्या के दौर पे खड़ा है और जो हमारा बैकवर्ड था, चाहे कुम्हार है उसका कोई घड़ा नहीं खरीदता और चाहे कोई लोहार है उसका कोई खुरपा और उसके लोहे के औजार नहीं खरीदता। हमारी जुल्हाई की रजाई नहीं बिकती, ना जुल्हाई का बुना हुआ कपड़ा कोई लेता है और ना कोई जो है ना मोची की जूती पहनता है। ये जो हमारे लोग हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, ना इनके पास ज़मीनें, ना कारोबार और ना इनके पास कोई नौकरी। ये लोग आज दिहाड़ी भी इनको नहीं मिल रही। मनरेगा के पैसे जो सरकार ने देने मुकर्रर करे थे वो पैसे भी मजदूरों को सिर्फ 1/3 मिलते हैं। 1/3 बिचौले और ऑफिसर खा जाते हैं, मंत्री लोग खा जाते हैं। बाकी का पैसा सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देश में अगर ये लोग सार्थक रूप में किसानों और मजदूरों का भला चाहते हैं तो यही मनरेगा स्कीम, किसान कितने तहसील में है, मजदूर कितने तहसील में है, उन सब का डाटा कलेक्ट करके किसानों और मजदूरों को इकट्ठा जोड़ करके 300 रुपये सरकार को देते, 300 रुपये सरकार से देते, 300 रुपये किसान देता। मजदूर को 600 रुपये रोज़ 18,000 रुपये महीने के मिलते हैं। उसे 5 किलो दाने के ऊपर मुनस्सर होने की ज़रूरत ना पड़ती। ये 5 किलो दाने 100 रुपये के हैं, 20 रुपये केजी के हिसाब से। 10 रुपये हम दे के आते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से और 90 रुपये बचे। 30 दिन में 90 रुपये, 3 रुपये रोज़। उसे 3 रुपये की ज़रूरत ना थी, उसे 600 रुपये की दिहाड़ी की ज़रूरत थी और वो भी 365 दिन। यहाँ अभी 365 दिन में 100 दिन की मनरेगा के पैसे अफसर बिचौलिए मिल के खा रहे हैं। उसे तो सिर्फ 30 दिन के पैसे मिलते हैं। 55 साल की बात करते हैं अब कांग्रेस के, मोदी सरकार को उसमें जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं? 55 साल जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस देश को दोनों हाथों से लूटा, उसी प्रकार से मौजूदा सरकार वो 55 साल का गैप 6 साल में ही पूरा कर देना चाहती है कि जितना तुमने 55 साल में लूटा उतना हम 6 साल में लूट के बराबर कर देंगे। जी। हमें इस बात को कहते हुए ग्रेज नहीं हो रही कि आज भ्रष्टाचार, जो मनरेगा का पैसा है वो भी प्रॉपर, किसान की जो 2 गुनी आमदन होनी थी वो किसान आज दोनों हाथों से पीट रहा है। अगर किसान का भला करना है पहले उसकी मजदूरी, खाद सब्सिडाइज रेट पर और उसे मजदूरी दें। यूनिवर्सिटियां हर स्टेट के अंदर हैं, उन यूनिवर्सिटियों के माध्यम से जो लागत कीमत आपकी कणक पे, धान पे आ रही है वही किसान को दे दें। आपको पता लग जाएगा कि क्या रेट बैठते हैं। अगर 4,000 रुपये क्विंटल के ना पैसे देने पड़ जाए। जी। 3 अध्यादेशों की बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हो चुके, राष्ट्रपति ने जो है इसको क्लीन चिट दे दी है। आगे का जो है किसान जो है अपने स्टैंड पर हैं। पंजाब सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है। हरियाणा सरकार की बात करें तो किसानों ने कहा है कि हरियाणा सरकार को ये इसके लिए खड़े होंगे, हरियाणा में भी इसको बैन करवाएंगे। तो क्या मानते हैं, क्या किसानों को जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो सही है और कितना सही है, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारे देश के अंदर कानून जितना मकड़ जाल कानून का बना के रखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कितनी हुई। मर्डर पे भी कानून बने हुए हैं, रॉबरी पे भी कानून बन रहे हैं और भ्रष्टाचार पे कानून बन रहे हैं, रेपों पे कानून बन रहे हैं। उनकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी ऊपर मतलब जो है ये बिल लेके आए हैं। इसी प्रकार से ये बिल भी, जैसे किताबों में अन्य कानून धूल चाट रहे हैं, इसी प्रकार से ये भी धूल चाटेंगे। जो जनता एक्सेप्ट नहीं करती वो जनता के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ये मेरा मानना है कि आज देश के किसान को भ्रष्टाचार या इन अध्यादेशों के माध्यम से सिर्फ पथ भ्रष्ट करने के लिए दूसरे जो अपोजिशन के पार्टियां हैं वो बीजेपी वाले कांग्रेस को कहा करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। क्या बीजेपी ने कर दी? यही बात है, कांग्रेस वाले आज बीजेपी को पूछ रहे हैं।
ये आंदोलन किसानों का कम, राजनीतिक दलों का ज़्यादा है। जी। अगर वाकई ये गिद्ध राजनीतिक दलों के रूप से इनसे परे हट जाएं जी। तो किसान को कोई चीट नहीं कर सकता। लेकिन किसानों के पीछे जो राजनेता गिद्धों की तरह से छुपे पड़े हैं, ये सारा खेल उस प्रकार का है। आपने अध्यादेशों को पढ़ा है सर, तीनों अध्यादेशों को? मैंने सारा, क्या 3 बातें कोई भी आप बता दीजिए, 3 बातें कि कौन कौन सी गलत हैं इसके अंदर? मैंने उन तीनों अध्यादेशों में जो सरकार कह रही है कि यह किसान के खिलाफ नहीं है, हम उसी प्रकार से मंडी व्यवस्था चलाएंगे, उसी प्रकार से जिन्स खरीदेंगे, उसी प्रकार से उन सारा करेंगे। लेकिन बिचौलिया लोग भी इस देश का बहुत बड़ा एक जो वर्ग है, बिचौलिया कि सरकार और किसान के बीच में वो भी अपने हाथ रंगने का फिराक में रहता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सरकार को किसान को कुछ फायदा करना भी है तो डायरेक्ट सरकार आज कणक धान वहाँ पर आ चुकी है मंडी में, और सरकार ने जो समर्थन मूल्य ले रखा है उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचारी अफसर नहीं है तो खरीद के क्यों नहीं लगाए अपने सेलरों के अंदर और उसमें उसके रेट लगा लें। लेकिन अब मंडियों में तो धान पड़ा है, कोई व्यक्ति उसको संभालने वाला नहीं है, ऊपर से बरसात होगी तो सर्वनाश हो जाएगा, उसकी कल को कोई खरीदेगा नहीं है, काली है पीली है। हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से देश के अंदर किसान की बुरी हालत है, 20 एकड़ का किसान भी अपने घर को नहीं बना सकता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्या सरकार अंधी है जो किसान की आमदनी 2 गुना करने के लिए चली थी? लेकिन इस देश में आई वॉश किया जाता है, आंखों में धूल झोंकी जाती है। यूक्रेन में मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था। वहाँ जैसे हमारे देश के अंदर हर पार्टी चुनाव के अंदर एक घोषणा पत्र लेके आती है, लेकिन जनता का कोई भी व्यक्ति उनको ये नहीं पूछता खड़ा होकर के कि भाई पहले वाला घोषणा पत्र तेरा ये था, इसमें आपके कितने मेरिट हैं, आपने कितने काम इसमें से पूरे किए। आपकी मेरिट 100% 90% 10% 5% और आपकी अगर 33% से नीचे आपकी मार्कशीट है तो उसको जो है ना यूक्रेन वाले जूते मार का डस्टबिन में डालने लग रहे हैं। ये भी देश में होने वाला है जी। ज़्यादा देर मक्कार लोग अब ठहर नहीं पाएंगे जी। राजकुमार सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं। जाट नॉन जाट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आपने जब भी मैं आपके भाषणों को सुनता था, आप उस जाति का नाम ना लेकर के आप कहते थे कि उन्होंने हमारे हक छीने हैं। कौन लोग हैं वो सर? ये मेरे हाथ में सबूत हैं जी। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर कौन 5 मुख्यमंत्री कौन कौन से? भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, जी। एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल अपने आप को नॉन जाट साबित करता था। अगर उसके पिता की फर्द निकाली जाए, अगर उसमें उसकी कौम चौधरियों से नहीं है तो हम मान लेंगे कि भाई भजनलाल सही था। लेकिन 5 मुख्यमंत्री, 28% नौकरी जब पूरा हरियाणा जड़ता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा झूठे कागज बनवा करके अपने लोगों को आरक्षण की लिस्ट में डलवा देता है 9 स्टेटों में। सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को झूठे कागजों के आधार पर दिया गया, बिना किसी आयोग की सिफारिश के उसे खारिज कर देता है। जैसे ही वो खारिज होता है, मुट्ठी भर लोग पूरे हरियाणा के अंदर बहन बेटियों से रेप करते हैं, 17 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, सड़कें जाम करते हैं, कत्लेआम होता है, बड़े बड़े शोरूम में एम्पायर फूंक देते हैं। डरती हुई बीजेपी उनको फिर आरक्षण देती है और आरक्षण दे करके हमने हाई कोर्ट में जा कर के उसको स्टे कराया और पूछा कि किस जात की संख्या कितनी है, नौकरी कितनी है। तब एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा दी गई 28% नौकरी ये है जो 68,000 है और 69,000 लोगों ने अपनी जात छुपा ली कि कहीं हमारा आरक्षण ना रुक जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 4 सीट करो तो सारे के सारे वही लोग निकले। 29% ये और 28% ये, 55, 56, 57% अलग अलग विभागों के अंदर एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने 10% हिस्से के बदले में जनसंख्या 10% बताते हैं, 25 से 30% और 10% लोगों का हिस्सा 10% होना चाहिए था, ना कि 50 से 55% होना चाहिए था। और जिस बैकवर्ड समाज से हम आते हैं उस समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये 52% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 11% है, ये भी क्लास 3 और क्लास 4 में। जब हम इनके साथ हुए भेदभाव और शोषण के शिकार इन लोगों की बात करते हैं तो फिर राजकुमार सैनी पे
जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जो शासक लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जाति पाति का जहर घोल रहा। अरे जाति पाति का जहर तो आप लोगों ने घोला, जिन लोगों ने उनका हिस्सा खा लिया, जिन लोगों ने उनको दरसे बदर कर दिया। इनके पास ना जमीनें ना कारोबार, ना आज कोई कुम्हार की कोई हांडी खरीदता है, ना कोई मोची की जूती लेता है, ना जुलाहे का कोई बुना हुआ कपड़ा लेता है, ना उसकी रजाई लेता है, ना कोई लोहार से जो है उसके बनाए हुए औजार लेता है। सब मशीनीकरण हो गया। इनके पास ना ज़मीन, ना नौकरी और ना कारोबार। जिस समाज की सर आप बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा अनएजुकेशनल व्यक्ति जो है या समाज है, पढ़े ही नहीं है, इनकी भी कहीं ना कहीं गलती है? इन लोगों को पढ़ने पे बैन था, क्योंकि चार वर्णीय कब व्यवस्था, की बात कर रहे हैं सर? जब ये इस देश के अंदर चार वर्णीय व्यवस्था लागू हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार था, उसकी औरत को, उनकी महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार। कौन से काल की बात कर रहे हैं? ये है जब आर्यन सभ्यता इस देश के अंदर बाहर से आई, उस वक्त जो है ना यहाँ पर चार वर्णीय व्यवस्था लगी। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये कहें कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ का जो बाद का 6520 साल पुराना, इस 4500 ईस्वी पूर्व। सर ये तो पीछे की होगी सर। अब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर मैं, अंग्रेजों के मॉडर्न हिस्ट्री में यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 150 साल पहले जब इनको शिक्षा का रास्ता खोला कि सब कोई पढ़ सकते हैं, उसी आधार पर जो संविधान लिखा गया, समानता आधारित संविधान लिखा कि जाति धर्म से कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो है नहीं कि भाई हमारी जाति की जनसंख्या 10% है कि 10 के 10% लोग लग जाएंगे, लेकिन 10% लोगों का जो हिस्सा 10% है, उन लोगों का जैसे 23% शेड्यूल कास्ट का हिस्सा 23% है, बैकवर्ड क्लास का 52% जनसंख्या का 52% है। सारे आयोगों ने, चाहे काका कलेलकर आयोग है, मंडल आयोग है या नानावती आयोग है, सच्चर कमेटी है, सभी आयोगों ने 52% की सिफारिश 52 हिस्से की करी। लेकिन वीपी सिंह ने जब इसे लागू किया 7 अगस्त 1990 को, तो देवीलाल ने पूरा हरियाणा में आग लगा दी कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा के लोगों ने फिर हरियाणा में आग लगा दी कि ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए। जबकि आरक्षण की पोजीशन ये है, सिर्फ हिस्सेदारी 10% है। हर जो लोग सुई से जहाज बनाने वाले हैं, हमारे देश की 40 यूनिवर्सिटियाँ, आज तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लग सका। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता, वो भी 8% है, जबकि हिस्सा 52% है। और ठीक उसी प्रकार से हमारे 27-28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, आज तक बैकवर्ड का एक भी जज नहीं है। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 18 जज हैं, जबकि हिस्सेदारी के मुताबिक 150 होने चाहिए थे। हमारे देश के अंदर लगभग जो है ना सैकड़ों रेजिमेंटा मिलिट्री में है, कोई दलित पिछड़े कोई रेजिमेंट भी नहीं है। हमारे देश में मोदी जी बैकवर्ड बन के आए और बैकवर्ड का एक भी नेता कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लिया गया। सो की बात एक कहें कि राजनीतिक खेल हुआ, राजनीतिक दिखावा हो रहा जी। चलो हम बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, तो क्या राजकुमार सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल, जो मेरे को माकूल कैंडिडेट अभी मिल गया तो मैं उसकी तलाश में हूँ। अगर इत्तेफाक से अभी तक कैंडिडेट नहीं मिला सर आप? नहीं, कैंडिडेट जो जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जींद चुनाव में मैंने एक कमज़ोर आदमी को टिकट देकर किसी जाति को बुलाई करके जो है ना उनके साथ लेने देने की बात करी थी कि हमें साथ मिलेगा तो हम इलेक्शन जीतेंगे, तो हमारा कैंडिडेट ही बार्गेन हो गया था, पैसे में खरीद लिया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था अब भी हो सकती है, क्योंकि ये भी बाई इलेक्शन है। इसलिए मैं कैंडिडेट उतारूंगा तो बहुत मजबूत उतारूंगा, और अगर कोई मजबूत ना मिला तो फिर खुद लड़ाई लड़ूंगा। बड़ौदा उपचुनाव में जब आप जाते हैं तो देखने विरोध किस पर उठते हैं, कुछ लोग हैं या क्या, उनके बारे में हम नहीं खुल के कह सकते, लेकिन फिर भी आप उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर एक विशेष जाति है, या फिर ऐसे कहें कि जो लोग आपके विरोध में हैं और वही दूसरी पार्टी का फंक्शन भी करते हैं वहाँ पर, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ राजकुमार सैनी द्वारा की गई? क्योंकि अगले गांव में जाएंगे, कुछ लोग हैं कि वो पहले से तैयारी करके बैठेंगे। अब से पहले मेरे को 3-4 जगह लोगों ने थ्रेट करने की कोशिश की कि यहाँ नहीं आने देंगे, यहाँ नहीं आने देंगे। जहाँ किसी ने कहा कि यहाँ नहीं आने देंगे, वहाँ हमने जाना और उस जगह पर जहाँ कोई रोक रखाई करते हैं, आखिर गांव के बीच में रोकने की कोशिश होती है,
तो वहाँ हमने लोगों को इकट्ठा करके भाषण वहीं देना है। फिर जितने देर खड़ के जितना भाषण हमने वहाँ देना था, फिर लोगों को दिखाना कि देखिए आप आज़ाद कहाँ हो। जो लोग आपके नेता को आपकी बात कहने में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहे हैं, तो उनको ये भय है कि हमारा पर्दाफाश ना हो जाए, और अपने लोगों को वो प्रोग्राम कराते हैं और कमज़ोर तबके के नेताओं को वो जाने में रोक लगाते हैं। तो इससे पता लगता है कि देश में आज़ादी अभी नहीं आई। क्या कुछ एजेंडा रहेगा सर आपका, काम कुम क्या रहेगा? क्योंकि अगर आप सीट जीतते हैं तो क्या कुछ आपके वादे या कुछ बातें हैं वो रहेंगी? मैं बीजेपी को गिरा नहीं सकता, कांग्रेस की सरकार बना नहीं सकता जी। सीट अगर जीत गया तो सारा के कपड़े उतरवा दूंगा विधानसभा में एक कागज लहरा करके कि आप श्वेत पत्र जारी करो, भाषण बाद में देना। जी। आप ये बताएं कि आज तक कांग्रेस ने कितने % नौकरी दी दलित और पिछड़े को, और बैकवर्ड को आपने बीजेपी वालों आपने कितने नौकरी दी, कितने मजदूरों और किसानों का आपने भला कर दिया। ये सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला करके पूछूंगा, भाषण गुम हो जाएंगे। बस इतना मैं पूरे देश को वहाँ से बात का मैसेज चला जाएगा कि ये नौटंकी अब नहीं चलेगी। अंतिम सवाल है सर, राइट टू रिकॉल बिल की बात करते हैं। आप सरपंच पद से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत तक, पार्लियामेंट तक रहे हैं। राइट टू रिकॉल बिल कर अगर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि कोई भी हटा सकता है, जैसे उनको भी अगर जनता चाहे तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राइट टू रिकॉल आज इलेक्शन जीतने के बाद अगर अगले दिन राइट टू रिकॉल बिल के लिए जो है ना लोगों को ऑथराइजेशन मिली, तो एक आदमी भी 1 महीना नहीं निकाल पाएगा। उसके अंदर सर प्रावधान ऐसा हमने पढ़ा है कि प्रावधान रखा जाएगा कि 1 साल तक, 1 साल के बाद, दूसरे साल के अंदर और तीसरे साल के अंदर उसको फिर हर साल चुनाव होंगे। जी। बस मेरा तो इतना कहना है कि राइट टू रिकॉल तो उसने वहाँ तक ठीक है। जी। किसी आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप जी। सिद्ध हो गया जी। तो उसको रिकॉल करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जनता के समर्थन के हिसाब से राइट टू रिकॉल पेश आ गया तो 25-30% पे सारी पार्टियां अपना खेल रचती हैं। 30% से ज़्यादा वोट किसी के पास नहीं है, और 70% वोट सारी पार्टियां के खिलाफ होगी, और तीसरे दिन राइट टू रिकॉल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, जिनके साथ हमने खुलकर बातचीत की, और विभिन्न मुद्दों को, चाहे बड़ौदा चुनाव हो या किसान अध्यादेशों की बात हो या फिर राइट टू रिकॉल बिल की बात हो, अलग अलग विषयों पर हमने खुलकर बात की। और तमाम बड़ी छोटी खबरें देखने के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।